जब शहर का सबसे नामी और सनकी रईसज़ादा अरमान सिंघानिया अपनी नई नवेली दुल्हन आस्था को लेकर अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा, तो पड़ोस में रहने वाली औरतें तरह तरह की बातें बनाने लगीं। सिंघानिया ने शादी कर ली? इसे तो लड़कियों से सख्त नफरत थी ना। ये धीरे बोल, कहीं उसने सुन लिया ना तो तेरी खाल उधड़वा देगा। किस किस का मुंह बंद करवाएगा ये सनकी सिंघानिया? पूरे शहर को है ना इसका सच पता है। पता नहीं किस बेचारी लड़की की किस्मत फूट गई है जो ऐसे हैवान से दुल्हन बन गई, शादी कर ली। सुनाई दे रहा है मुझे, बहरा नहीं हूँ मैं। ये बात सब जानते थे कि अरमान को लड़कियों से सख्त नफरत थी और इसी नफरत ने जन्म दिया था इस अफवाह को कि अरमान सिंघानिया को लड़की नहीं बल्कि लड़के पसंद हैं। मुंह लगा है मतलब कुछ भी बोलो। जानती हो ना मैं कौन हूँ, और अगर मैं अपनी आई पे आ गया तो क्या करता। क्या नाम था तुम्हारी सहेली का? पुष्पा। पुष्पा का नाम सुनते ही उन औरतों की आत्मा सिहर उठी। लोग भूल गई हो शायद मैंने क्या किया था। अब खड़ी देख क्या रही हो? मेरे कमरे तक आओगी? आओ आओ चलो। अरमान की गुस्से भरी आवाज सुनकर वो औरतें अपने अपने घर के अंदर चली गईं। मॉन्स्टर से शादी? मुझे मॉन्स्टर से शादी करके उसके बच्चे को जन्म देना होगा। आस्था, तेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, तुझे ये शादी करनी होगी। मैं ये शादी नहीं कर सकती, मेरा डॉक्टर बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। तुझे पता है ये लोग कितने बड़े हैं? कुछ भी हो सकता है, तेरे मामा जी की जान जा सकती है। इतनी सेल्फिश तो तू नहीं हो सकती कि सिर्फ अपने बारे में सोचे। मासूम सी फूल सी नाजुक आस्था को दुल्हन की तरह सजाया गया, जिसकी खूबसूरती को देखकर हर कोई बस उसे निहारता रहे। और दूसरी तरफ था हैंडसम मॉन्स्टर। आखिर क्या है ये माजरा? आइए सुनते हैं अभी यहीं बिल्कुल फ्री। प्रियंका दीदी, आपकी शादी और हम ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? नानी, कल का ही दिन था कि आस्था खुशी खुशी अपनी मामी की लड़की की शादी के लिए गांव से शहर आई थी। बचपन से ही अनाथ आस्था को उसकी नानी ने पाल पोस कर बड़ा किया। उसका एक ही सपना था कि पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना। लेकिन ये सब हुआ कैसे? कैसे आस्था बन गई दुल्हन? आज बेंगलुरु में हजारों लोगों की भीड़ और कैमरास की चमक के बीच मंच पर बैठे देश के सबसे ताकतवर बिजनेसमैन अरमान सिंघानिया की शादी का दिन था। लेकिन मंडप के पास खड़ा दूल्हा अपनी दुल्हन के इंतजार की जगह अपने लैपटॉप और फोन में बिजी था। शहर के लोग हैरान थे कि अरमान सिंघानिया जैसी हस्ती ने एक मिडिल क्लास लड़की से शादी करने का फैसला क्यों लिया। विवाह का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा, दुल्हन को बुलाइए। बुलाइए ना बिटिया को। हाँ, अभी लेकर आता हूँ। अरमान की दुल्हन प्रियंका को अरमान के दादू यानी आलोक सिंघानिया ने चुना था। प्रियंका उन्हीं के ऑफिस में काम करने वाले एक क्लर्क मनोज मल्होत्रा की बेटी थी। साधारण सी दिखने वाली प्रियंका ने भी अपने पिता के दबाव में आकर इस शादी के लिए हाँ कर दी। लेकिन आज शादी के दिन जैसे ही मनोज जी अपनी बेटी प्रियंका के कमरे में घुसे तो अंदर का नजारा देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। प्रियंका मंडप में आने से ठीक पहले गायब हो चुकी थी। प्रियंका, ये तूने क्या किया? जैसे ही ये बात उसके माता पिता को पता चली तो उनके पैर कांपने लगे। तभी वहाँ खड़े आलोक जी को जैसे ही इस बात का एहसास हुआ कि कहीं कुछ गड़बड़ हुई है तो वो भी उस ओर बढ़ गए। बिटिया तैयार हुई कि नहीं? हाँ, बस वो तैयार हो रही है, थोड़ी देर में आ जाएगी। आप जाइए ना। लेकिन ये झूठ ज्यादा देर टिक नहीं पाया, क्योंकि अरमान के दादाजी ने कमरे के अंदर से आ रही रोने की आवाज सुन ली थी। उन्होंने एक झटके में कमरे का दरवाजा खोला और अंदर घुस गए।
अंदर एक सिंपल, मासूम लेकिन बेहद खूबसूरत लड़की रो रही थी, जिसका नाम था आस्था। ये देखकर आलोक सिंघानिया गरजते हुए बोले, प्रियंका कहाँ है? प्रियंका भाग गई सर, और हमें पूरा यकीन है कि इस आस्था ने ही उसे भगाया है। मैंने कुछ नहीं किया मामी जी, प्लीज मेरी बात का भरोसा कीजिए। ये शादी होकर रहेगी। अगर दुल्हन भाग गई है तो उसकी जगह कोई और बैठेगी। अगर ये शादी नहीं हुई तो पता है ना अरमान का गुस्सा। अरमान के गुस्से से कोई नहीं बचा पाएगा, मैं भी नहीं। दरअसल अरमान को लड़कियों से बेहद नफरत थी और इस शादी के लिए भी उसे आलोक सिंघानिया ने अपने झूठे हार्ट अटैक का नाटक करके ही तैयार किया था। अब दुल्हन के भाग जाने से अरमान का गुस्सा सबको जलाकर राख कर देता, इसलिए दुल्हन की माँ सीमा ने आस्था को सामने धकेलते हुए बोला, ये सब इसकी वजह से हुआ है, इसलिए इसका हर जाना भी इससे ही भरना होगा। सुन आस्था, अब अरमान की दुल्हन तू ही बनेगी, सुना तूने? आस्था की आंखों में डर था। वो गिड़गिड़ाते हुए बोली, शादी नहीं करना चाहती मामी जी, प्लीज मुझे मेरी नानी के पास जाने दो प्लीज। वो प्रियंका दीदी बोल रही थी कि वो एक बंद कर अपनी गंदी जुबान, और जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही कर। आस्था रोती रही, चीखती रही, पर किसी ने उसकी एक नहीं सुनी, क्योंकि इस वक्त बात किसी की जिंदगी की नहीं बल्कि सिंघानिया एम्पायर की इज्जत की थी। आस्था, तुम्हें ये शादी करनी होगी, वरना अरमान सिंघानिया हम सब की जान ले लेगा। तुम जानती नहीं हो वो कितना खतरनाक है। आस्था के पास वहां से भागने का कोई रास्ता नहीं बचा था। आखिरकार जल्दी ही उसे एक शादी का जोड़ा पहनाया गया था और उसके सिर पर लंबा सा घूंघट डाल दिया गया। हाथ आगे बढ़ाइए। घूंघट की वजह से अरमान को दुल्हन बदलने का पता ही नहीं चला। अरमान ने जल्दी जल्दी सारी फॉर्मेलिटीज पूरी की और फिर वो अपने फोन और काम में पूरी तरह से खो गया। बड़ी साहब, इसमें इस लड़की की सारी जानकारी। इधर आस्था के बारे में सभी चीजें जानने के लिए अरमान के दादू आलोक सिंघानिया ने उसकी पूरी जन्म कुंडली अपने हाथों में मंगवा ली थी। लेकिन जैसे ही आलोक जी की नजर आस्था के माँ बाप जो कि एक्सीडेंट में मारे गए थे उनकी डिटेल्स पर पड़ी तो उनके होश उड़ गए और वो खुद से बुदबुदाते हुए बोले, पहले मैंने सोचा था कि इस लड़की को 2-4 दिन के बाद तलाक दिलवाकर आजाद करवा दूंगा, लेकिन अब नहीं। ये जिंदगी भर अरमान सिंघानिया की पत्नी बनकर ही रहेगी। इसी के साथ आस्था विदा होकर सिंघानिया मैंशन के दरवाजे पर पहुंच गई। अरमान तेजी से दरवाजे के अंदर जाने लगा कि तभी अरमान बेटा, शादी के बाद अकेले घर नहीं आ सकते, बहू को लाना पड़ेगा। जाओ, बहू को लेकर आओ। अपने माता पिता को खोने के बाद एक दादू ही थे जिन्हें अरमान अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था और उनकी किसी भी बात को टालता नहीं था। कहते हैं सिंघानिया मैंशन के दरवाजे पर पैर रखना हर लड़की का सपना होता है, लेकिन आस्था के लिए ये उस सपने की शुरुआत नहीं, उसकी बर्बादी की दहलीज थी। आस्था ने अभी भी घूंघट नहीं हटाया था, इसलिए उसे कुछ भी सही से नहीं दिख रहा था। अरमान ने लंबे लंबे कदम भरते हुए घर के अंदर आ गया। ये देखते ही वहाँ मौजूद अरमान के छोटे भाई और उसके कुछ दोस्तों ने सीटी बजानी शुरू कर दी। लेकिन घर के अंदर पहुंचते ही अरमान ने आस्था को खुद से दूर करते हुए बोला, और हाँ, ये जितना नाटक करना था हो गया, मुझे ऑफिस का काम करना है और नाटक नहीं चाहिए। ये बोलते हुए अरमान अपने स्टडी रूम में घुस गया। बेटा। जी दादाजी। भाभी आइए, मैं आपको कमरा दिखाता हूँ। इधर दादाजी का इशारा पाते ही अरमान के भाई आहान ने आस्था को अरमान के कमरे में छोड़ते हुए बोला, आइए भाभी, वेलकम। यह है आपका कमरा। किसी भी चीज की जरूरत तो आप बस बेल बजा दीजिए।
कोई ना कोई जरूर हाजिर हो जाएगा आपकी सेवा में। आप कंफर्टेबल हो जाइए, मैं आपको थोड़ी देर में मिलता हूं। जैसे ही आस्था अंदर आई उसने राहत की सांस ली। पहली बार वो अपने नए घर में अकेली थी। उसने जैसे ही दरवाजे को अंदर से धक्का दिया तो दरवाजा एक तेज आवाज के साथ ऑटोमेटिक लॉक हो गया। दरवाजे में ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक लॉक होने के बारे में बेचारी आस्था को जरा भी पता नहीं था। अंदर पहुंचते ही आस्था ने घूंघट हटाया और एक लंबी गहरी सांस ली। आस्था इतनी थकी हुई थी कि थोड़ी ही देर में नींद उसे घेर लेती है। उधर रात को 2 बजे जब अरमान अपना काम खत्म करके अपने कमरे में सोने के लिए पहुंचता है, बेड के एक कोने पर आस्था दूसरी तरफ चेहरा करके सोई हुई थी। उसे देखते ही अरमान नफरत से बोला, दादाजी बिना सिर्फ मेरे कमरे में भेजने की क्या जरूरत थी? वैसे भी ये शादी नाम की है, क्या फर्क पड़ता है? ये हो जा कोई और, कोई भी लड़की मेरी लाइफ में नहीं आ सकती। वो खासकर आस्था को जगाने की कोशिश करता है लेकिन आस्था गहरी नींद में थी, इसलिए उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। ये देखकर अरमान चिढ़ गया और उसने टेबल पर रखा ग्लास हाथ मारकर नीचे गिरा दिया। नीचे गिरते ही ग्लास एक तेज आवाज के साथ टूट गया, लेकिन आस्था की आंख अब भी नहीं खुली। वैसे इतना आराम से क्यों उठा? तब अचानक अरमान ने अपनी जेब में हाथ डाला और जल्दी ही एक गन उसके हाथों में थी। गुस्से में उसने उस बंदूक से आस्था के बेड से थोड़ी दूर फायर कर दिया। गोली की आवाज सुनकर आस्था बहुत ज्यादा डर गई थी। गन चलने की आवाज सुनकर अरमान के दादू और उसका भाई अहान सब दौड़ते हुए ऊपर आए। ये क्या बदतमीजी है? बहू को डराने की क्या जरूरत थी? तो आपके कहने पे मैंने ये शादी तो कर ली, लेकिन मैं ये शादी निभाऊंगा नहीं। अरे शुक्र मनाइए कि गोली मैंने इसके सर पे नहीं मारी। जैसे ही अरमान की कही ये बात सबके कानों तक पहुंची तो कमरे का माहौल सन्नाटे में बदल गया। अरमान भाई, ये आपने ठीक नहीं किया। अब भाभी को ऐसे डरा। किसने कहा तेरी भाभी है? तेरी भाभी नहीं है ये। बेटा, बहू को गेस्ट रूम में ले जाओ। जी दादाजी। बेटा, मैं तुम्हारा सामान वहां पहुंचा दूंगा। आप चलिए मेरे साथ। हमें माफ कर देना बेटी। हम जानते हैं तुम्हारे साथ हमने बहुत नाइंसाफी की है और उस वक्त कोई और रास्ता भी नहीं था। दादाजी, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? जो कुछ भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। बेटी, अगर तुम अरमान को पूरी तरह बदल दोगी ना तो मैं तुम्हारे डॉक्टर बनने का सपना हकीकत में बदल दूंगा। ये वादा है मेरा तुमसे। जैसे ही आस्था ने ये सुना, एक बार फिर उसकी आंखों में उम्मीद की चमक नजर आ गई। मैं जानता हूं बेटी, ये काम सिर्फ और सिर्फ तुम कर सकती हो। फिलहाल रात काफी हो गई है, मैं तुम्हारा सूटकेस भिजवाता हूं। तुम कपड़े चेंज कर यहीं सो जाओ। वैसे भी कल सुबह अरमान को पेरिस जाना है बिजनेस डील के लिए। ये सुनकर आस्था ने चैन की सांस ली। अगली सुबह जब वो सोकर उठी तो उसे जिंदगी में पहली बार शहर की सुबह इतनी सुहानी लगी। वो कुछ सोचते हुए धीरे धीरे गार्डन की तरफ बढ़ गई। गार्डन में पहुंचते ही उसकी नजर एक आदमी पर पड़ी जिसने फॉर्मल पैंट शर्ट पहन रखी थी। वो हाथ में बड़ी सी कैंची लिए कुछ पौधों की टहनियां काट रहा था। बस फिर क्या था? ओह माय गॉड, ये कोई पागल मालिक है जो अरमान के इतने महंगे पौधे खराब कर रहा है। अरमान को पता चल गया ना तो इसे खैर नहीं। ये क्या कर रहे हो तुम? वो आदमी आस्था की तरफ मुड़ा और उसकी गहरी काली आंखें जैसे सीधा आस्था की आंखों में खो गईं। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। एक तो मैं तुम्हें उस बंदूक वाले मॉन्स्टर से बचाने की कोशिश कर रही हूँ और ऊपर से तुम मुझे ही घूर रहे हो। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि अरमान था। अरमान सुबह पेरिस के लिए निकला जरूर था,
पर खराब मौसम होने की वजह से उसे अपनी मीटिंग अगले हफ्ते के लिए पोस्टपोन करनी पड़ी। अरमान का सिर्फ और सिर्फ एक ही शौक था, पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना। इस बात का पता बेचारी आस्था को बिल्कुल भी नहीं था। वहीं अरमान भी आस्था की सच्चाई से बेखबर था। तुम जानती हो तुम किससे बात कर रही? अभी भी मौका है। अपना बोरिया बिस्तरा बांधो और यहाँ से भाग जाओ। वैसे भी आस्था हर किसी को सलाह नहीं देती। अचानक अरमान ने अपने हाथ से उस बड़ी सी कैंची को फेंक दिया और सीधा आस्था का हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। आस्था इस वक्त अरमान के बेहद करीब थी। एक पल को अरमान भी उसकी खूबसूरती में खोसा गया था। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरा हाथ पकड़कर खींचने की? नौकर हो, नौकर बनकर रहो, समझ आई? तुमने अभी मुझे नौकर कहा, इसलिए जानती नहीं हो तुम। लो भाई, भलाई का जमाना ही नहीं। एक तो मैं तुम्हें उस बंदूक वाले मॉन्स्टर से बचाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम मुझे तड़ी दिखा रहे हो। तड़ी? ये तड़ी क्या होता है? हे भगवान, लगता है उस मॉन्स्टर ने अपने जैसे लोग अपने घर पे पाले हैं। तड़ी मतलब होता है धमकी। यहाँ मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रही हूँ और तुम मेरे पे टशन झाड़ रहे हो। ये सुनते ही अरमान गुस्से में बिना पलक झपकाए आस्था को देखने लगा था। भाभी! आस्था ने पलट कर देखा तो दरवाजे पर आहान खड़ा था, जो कॉलेज से आज जल्दी लौट आया था। भाभी, भैया तो यहाँ है नहीं, फिर आप यहाँ किससे बात कर रहे हो? दरवाजे पर खड़े आहान को सिर्फ आस्था बोलते हुए दिखाई दे रही थी, लेकिन जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ा तो उसकी नजर अरमान पर पड़ते ही उसके होश उड़ गए। वो पसीने से तर हो गया और हकलाते हुए बोला, भाभी, मेरा मतलब है मैडम, आप प्लीज अंदर चलिए अभी। ना बड़ा धोखा। आहान, मुझसे ये झूठ छिपाने की वजह क्या थी? अरमान को दादाजी की बात याद थी कि अरमान को अब तक ये नहीं बताया गया था कि उसकी शादी प्रियंका से नहीं बल्कि आस्था से करवाई गई थी, लेकिन अनजाने में उसने ये सच अरमान के सामने ला दिया था। भैया, मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ, बस मुझे एक मौका दीजिए। दरअसल आपकी शादी किसी और के साथ हो रही। जैसे ही आहान ने अरमान को उसकी शादी का पूरा सच बताया तो उसका शरीर गुस्से से कांपने लगा। इधर जैसे ही आस्था को पता चला कि वो जिससे बहस कर रही थी वो कोई और नहीं बल्कि अरमान ही था, तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अरमान ने अपनी जेब में हाथ डालकर एक झटके में अपनी गन निकाल ली थी। मान, आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे झूठ बोलने वाले और धोखा देने वाले लोगों से सख्त नफरत है और मेरे साथ धोखा हुआ है। ये कहते हुए अरमान ने अगले ही पल ट्रिगर पर रखी अपनी उंगली दबा दी। आस्था इतना ज्यादा डर गई थी कि चीख कर वो बेहोश होकर वहीं गिर पड़ी। आहान ने अगले ही पल आस्था को सोफे पर लिटाते हुए अपने दोस्त ध्रुव को कॉल करके घर आने के लिए बोल दिया। ध्रुव शहर का जाना माना सर्जन और डॉक्टर था। आस्था को इस हाल में देखकर दादाजी ने सफाई देते हुए अरमान से कहा, अरमान बेटा, मैं मानता हूँ बेटा, तुम्हारी शादी प्रियंका से तय हुई थी। प्रियंका शादी से पहले ही मंडप से भाग गई, तो हमने उसकी ही कजन आस्था को इस खानदान की इज्जत बनाकर मंडप में बिठा दिया। आपने बहुत बड़ी गलती कर दी दादाजी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसी के साथ अरमान गुस्से में पैर पटकते हुए अपने कमरे में चला गया। इधर ध्रुव तब तक आस्था के पास पहुंच चुका था और उसने आस्था को एक इंजेक्शन देते हुए कहा, घबराने कोई बात नहीं है, मैंने दवाई दे दी है, थोड़ी देर में भाभी को होश आ जाएगी। इधर ध्रुव की बात खत्म ही हुई थी कि तभी अचानक अरमान के कमरे से गन चलने की आवाज सुनाई दी। सभी लोग सन्न रह गए थे। वो सब अरमान के कमरे की तरफ भागे। वहीं दादाजी पसीना पसीना हो गए। उनके पूरे शरीर में इतनी ताकत नहीं थी कि वो दौड़कर जल्दी से अरमान के कमरे में पहुंच जाएं। आहान जैसे ही कमरे के अंदर पहुंचा तो उसने देखा अरमान के हाथ से खून निकल रहा था। अरमान भाई, ये क्या देखो। वहीं दादाजी जो मुश्किल से जैसे तैसे वहां तक पहुंच ही पाए थे, ये देखकर उनकी सांस पूरी तरह से उखड़ने लगी। दादाजी को देखो। दादाजी। जैसे ही अरमान ने दादाजी की सांस उखड़ते हुए देखी तो उसने जल्दी से ध्रुव को गाड़ी निकालने के लिए बोल दिया।
दादाजी। वहीं अरमान और बाकी सब जब दादाजी को लेकर नीचे आ रहे थे, एक एक करके सबकी नजर आस्था पर पड़ रही थी, क्योंकि आस्था अभी तक बेहोशी में हॉल के सोफे पर ही लेटी हुई थी। सबसे आखिर में अरमान की नजर आस्था पर पड़ी। उसने बड़े ही गुस्से और नफरत से आस्था की तरफ देखा। दादाजी की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ तुम हो आस्था। तुम्हें इस बात का हर जाना तो हर हाल में भुगतना होगा। जल्दी ही वो सब शहर के मशहूर हॉस्पिटल में पहुंच चुके थे और दादाजी को इमरजेंसी रूम में ले जाया गया। वहीं इधर घर पर उन सबके जाने की कुछ देर बाद आस्था को होश आया। होश आते ही आस्था के कानों में सन्नाटा चुभने लगा। उसने भारी सर के साथ पूरे घर में आवाज लगाई, दादाजी, दादाजी, हाँ जी, कोई है? मैम, आप कौन है और आप मेरा रास्ता ऐसे कैसे रोक रहे हैं? मैम मैं देव हूँ और अभी घर में कोई नहीं है और आपको बाहर जाने की परमिशन नहीं। कोई नहीं है मतलब अभी तो सब यहीं थे ना? दादाजी कहाँ हैं? दादाजी की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी, इसलिए सब लोग उन्हें लेकर हॉस्पिटल गए हैं। मुझे अभी उनके पास जाना है। माफ कीजिएगा मैम, बॉस ने अरमान सर के परमिशन के बिना आप बाहर नहीं जा सकती। मुझे किसी की इजाजत की जरूरत नहीं है। आस्था की जिद के आगे देव को झुकना पड़ा। वो आस्था को कार में बैठाकर हॉस्पिटल के लिए निकल गया। वहीं उधर हॉस्पिटल में माहौल बेहद खराब था। ध्रुव वार्ड से बाहर निकला। अरमान ब्रो, दादाजी की हालत बहुत नाजुक है। दूसरा हार्ट अटैक आया। अगर उन्हें जरा सा भी स्ट्रेस दिया तो शायद हम उन्हें जान से खो दें। मेरे दादाजी को कुछ नहीं हो सकता। ये बात ना अपने दिमाग में डाल ले। सच्चाई यही है अरमान भाई, हमेशा आपकी जिद और गुस्से की वजह से उनकी जान पर बनाती है। आप भी नहीं मानेंगे ये बात। छोड़ो उसे। अरमान के दोस्त आकाश और सुमित ने बीच बचाव कर ध्रुव को छुड़ाया। अरमान टूट चुका था। वो अकेले में जाकर दीवार से सट कर खड़ा हो गया। वो अभी सोच में डूबा ही था कि तभी गैलरी के दूसरे छोर से आस्था दौड़ती हुई आई और मुड़ते ही वो अरमान से जा टकराई। उसने नजरें उठाई तो सामने आग की तरह गरम अरमान सिंघानिया खड़ा था। माँ क्या कर रही? मैं दादाजी से दादाजी को मौत के मुंह में धकेलने के बाद तुम्हारी इतनी हिम्मत तमाशा करने आ गई। आस्था थर थर कांप रही थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि जिस इंसान से उसकी शादी हुई है वो इतना पत्थर दिल होगा। मुझे दादाजी से मिलने दीजिए प्लीज। दादाजी का नाम ना अपनी जुबान पे भी मत लेके आना। और अगर तुम्हें लगता है ना कि तुम इतनी ये खूबसूरती का जाल फैला के मेरे परिवार को अपने वश में कर लोगी तो गलत फहमी में हो। अपनी खूबसूरती का जाल कहीं और पे फैलानी मुझ पे काम नहीं करेगा। आस्था कुछ कहना चाहती थी पर शब्द हलक में ही फंस कर रह गए। तभी पीछे से देव की आवाज आई, बॉस, दादाजी को होश आ गया, वो आपसे मिलना चाहता। अरमान ने झटके से आस्था का हाथ छोड़ा और दादाजी से मिलने के लिए वार्ड के अंदर चला गया। अरमान जैसे ही बिस्तर के पास पहुंचा, अरमान बेटा, मैं जानता हूँ तुम ये शादी नहीं करना चाहते थे, लेकिन आस्था इस घर की बहू है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे अपना लो। दादाजी, वो लड़की मेरी जिंदगी का हिस्सा कभी नहीं बन सकती। अरमान भाई, आप ये क्या बोल रहे हो? भाभी बाहर ही खड़ी हुई। क्या भाभी? भाभी नहीं है तेरी वो। मेरी बात ना कान खोल के सुन लो, उसके साथ कोई रिश्ता नहीं जुड़ेगा। तभी दादाजी की आंखों में एक अजीब सी चमक और गुस्सा उभरा। बेटा, आस्था बाहर खड़ी है। देखो बेटा, अगर तू हमारी बहू को अंदर नहीं लेकर आओगे ना तो मैं तुमसे अपने चिता को अग्नि देने का अधिकार भी छीन लूंगा। ये सुनते ही कमरे में जैसे सन्नाटा छा गया। अरमान का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसे लेकर आओ। अरमान भाई, होश में आइए। दादाजी अब आस्था भाभी से जुड़ चुके हैं। अगर आप उन्हें जुदा करेंगे, स्ट्रेस में उनकी जान भी जा सकती है। आप वाकई अपने गुस्से के लिए उनकी जान का सौदा करेंगे? कम से कम एक बार प्लीज इंसान होने का नाटक करो। अगर ये लड़की दादाजी को ठीक रख सकती है तो इसका इस्तेमाल मैं अपने तरीके से करूंगा। मानना पड़ेगा, तुमने आते ही मेरे घर की सबसे कमजोर कड़ी पे कब्जा कर लिया। जब तक दादाजी इस हॉस्पिटल में है ना,
तुम्हें मेरी पत्नी होने का नाटक करना होगा। और अगर एक भी आंसू गिरा ना तो तुम्हारे पूरे खानदान को बर्बाद कर दूंगा मैं। लियो ठीक करो अपना और अंदर चलो। आस्था ने किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह अपने आंसू पोंछे और अरमान के पीछे पीछे कमरे में दाखिल हुई। दादाजी ने मुस्कुराकर आस्था का हाथ पकड़ा। वहीं अरमान एक कोने में खड़ा दादाजी और आस्था को देख रहा था। ये क्या जादू कर दिया इस लड़की ने? कुछ ही घंटों में सबको अपना गुलाम बना लिया इस लड़की ने। इसे तो मैं बाद में देखूंगा। भाभी, अभी आपकी तबीयत कैसी है? अरे आकाश, क्या तुझे द ग्रेट ध्रुव के इलाज में शक है क्या? अरे बिल्कुल नहीं, भाभी एकदम फिट है। आकाश भैया, ध्रुव जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं बेहतर हूँ। ध्रुव जी, मेरी आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है, दादाजी को जल्दी ठीक करके घर भेज दीजिए ना। अरे भाभी आप फिक्र ना कीजिए, बस रिपोर्ट आने में 2-3 घंटे बाकी है। तब तक आप अरमान भाई के साथ घर पे जाके रेस्ट कीजिए। ये सुनते ही आस्था का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके होंठ फड़फड़ाए लेकिन शब्द बाहर नहीं निकल पाए। आस्था, ध्रुव सही कह रहे हैं। और अगर तुम बीमार हो गई तो दादाजी का ख्याल कौन रखेगा? चलो घर चले। क्या तूने भी सुना जो मैंने सुना? क्या हो गया भाई को? पता है भाभी का जादू चल गया। हे भगवान, प्लीज आज इस मॉन्स्टर से बचा दो। आपको पक्का 101 नारियल चढ़ाऊंगी। प्लीज आज बचा लो। गाड़ी मेंशन पहुंचते ही अरमान बिना पीछे मुड़े तेज कदमों से अंदर चला गया। वहीं देव ने आस्था के लिए कार का दरवाजा खोला। देव भैया, क्या आप बता सकते हैं कि बाकी सब कब तक आएंगे? फिक्र मत कीजिए, वो लोग 3 घंटे में आ जाएंगे। आपको कुछ भी चाहिए हो मैं यही हूँ, बताइएगा। देव समझ गया था कि आस्था अरमान के साथ अकेले रहने से मौत की तरह डर रही थी। आस्था ने भारी मन से मेंशन के अंदर कदम रखा कि तभी एक नौकर ने आकर उसे और डरा दिया। मैम, आपको सर ने रूम में बुलाया। ये सुनते ही आस्था का गला सूख गया और खुद को उस कमरे में जाने के लिए तैयार करने लगी जहां एक दिन पहले उस पर गोली चली थी। उसने अपनी नानी को याद किया और अरमान के कमरे का दरवाजा खटखटाया, पर वो अपने आप खुल गया। जैसे ही वो अंदर जाने से हिचकिचाई, कमरे के भीतर से एक भारी आवाज गूंजी। अब क्या सारी रात वहीं खड़ी रहोगी या मैं लेने आऊं? अंदर आओ। आस्था घबराकर अंदर चली गई। कमरा धुंधली रोशनी में डूबा था। सोफे पर बैठे अरमान की आंखें किसी शिकारी की तरह चमक रही थीं। आज से इस घर में तुम्हारा काम दादाजी का ख्याल रखना होगा। इस घर में तुम्हारी हैसियत सिर्फ एक केयर टेकर और सिर्फ एक नौकर की होगी, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और ये बात दादाजी को और मेरे दोस्तों को बिल्कुल पता नहीं चलनी चाहिए। और अगर ऐसा हुआ तो वो जो गांव में तुम्हारी नानी रहती है ना, उसका क्या हाल होगा तुम जानते हो। आस्था को अरमान का चेहरा किसी जल्लाद से कम नहीं लग रहा था। वो सर झुकाए खड़ी थी और उसके आंसू खामोशी से उसके गालों पर बह रहे थे। अरमान ने आस्था के आंसुओं को देखा, पर उसका दिल नहीं पिघला। ये जो तुम्हारे आंसू बह रहे हैं ना, मेरे सामने जितने बहाने हैं बहा लो, लेकिन यही आंसू दादाजी के सामने और मेरे दोस्तों के सामने बिल्कुल भी टपकने नहीं चाहिए, क्योंकि तुम जानती हो कि अगर ऐसा हुआ तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। पूरे गांव में लोग मुझे इतना प्यार करते थे, फिर इस अनजान आदमी को मुझसे इतनी नफरत क्यों? अपना सामान लेके इस कमरे में शिफ्ट हो जाओ। इस कमरे में? गलतफहमी मत पालना। इस दुनिया की नजरों में हम पति पत्नी हैं, तो हमें एक कमरे में रहना होगा। तुम यहाँ नीचे सोओगी और मैं वहां ऊपर सोऊंगा, बस।
आस्था दौड़कर अपने उस कमरे में गई जो दादाजी ने उसे दिया था और बेड पर गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन फिर उसे अरमान की धमकी याद आई। तो वो जो गांव में तुम्हारी नानी रहती है ना, उसका क्या हाल होगा तुम जानते हो। उसने खुद को संभाला। नहीं आस्था, तू रो नहीं सकती। तुझे हिम्मत दिखानी होगी। नानी और दादाजी की सलामती के लिए तुझे उस मॉन्स्टर का सामना करना ही होगा। आस्था अपना छोटा सा बैग लेकर अरमान के कमरे में पहुंची। अपना सामान उस कोने में रखो और यहाँ के बैठ जाओ। अब क्या चाहिए इसे मुझसे? अभी कुछ बचा है क्या? तो फाइल उठाओ, उसमें कॉन्ट्रैक्ट है। जब तक तुम मेरे साथ इस कमरे में रहोगी, इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करके रहोगी। ये सुनते ही आस्था ने जैसे ही उस फाइल में मौजूद उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर नजर डाली तो उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। चेहरे का सारा रंग उड़ गया। आखिर क्या लिखा था उन कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स में, जिसे देखकर आस्था के उड़ गए थे होश? क्या दादाजी और अपनी नानी को बचाने के लिए आस्था कर देगी उन पेपर्स पर साइन? अरमान के गुस्से के पीछे छुपा है अतीत का कौन सा राज? क्या होगा आस्था के साथ आगे इस कहानी में? क्या वो अरमान के पत्थर दिल को पिघलाने में हो पाएगी कामयाब और शुरू होगी एक प्रेम कहानी? दोस्तों, आगे का एपिसोड आएगा और 2 दिन के बाद, और पूरी कहानी अभी सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में क्लिक करके डाउनलोड करो पॉकेट FM ऐप।